आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से। और तुम हाथ बीजेपी को कौन रोक सकता है दिल्ली में? देखिए, और तुम हाथ नहीं लगाओगे ना। प्रियंका गांधी जी जब जाती है वहाँ पर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। इस पर क्या? मुख्यमंत्री है, उसको हाउस डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किशनगंज बिहार से और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जावेद साहब, वेलकम टू द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू। जावेद साहब, सबसे पहला जो सवाल है, अभी जो हॉट टॉपिक जो चल रहा है सर उत्तर प्रदेश में, कल रात जिस तरीके का कल जो मामला पेश आया किसानों के साथ, उनके ऊपर गाड़ी चला दिया गया है रूलिंग पार्टी द्वारा, और उसके बाद प्रियंका गांधी जी जब जाती है वहाँ पर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे दुनिया में हम लोग की बेइज्जती हुई है और हम लोग को आज़ादी के पहले जो जलियांवाला बाग था वो याद दिलाती है। और वेट कर रहे थे किसान भाई, उन पे गाड़ी चला देना ये इससे कबल अंग्रेज़ों के वक्त में ही हुआ था। अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह का वाक़या कभी नहीं हुआ और उससे भी शर्मनाक बात ये रही कि उसको गलत तरीके से इम्प्लिकेट करने की कोशिश किया जा रहा है और जो दोषी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण कि हमारे नेता प्रियंका जी और हमारे एक एमपी उनके साथ जब जाना चाहते थे परिजनों से मिलने के लिए तो उनको रोका गया, उनको डिटेन किया गया। ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी का ये इस तरह का काम नहीं होता है। सर, असम में भी अभी एक जो है लीडर थे, कांग्रेस के लीडर, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया सर इस मामले को। असम में हो चाहे हमारे अधीरदा, हमारे और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, उनके साथ भी कुछ हफ्ते पहले इसी तरह की बदतमीज़ी हुई हो, तो धीरे धीरे जो हिंदुस्तान का माहौल है, ये बीजेपी के आने के बाद डेमोक्रेसी लोगों में एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि जो अंग्रेज़ों के वक्त में हुआ करता था, जो इनह्यूमन इंसिडेंसेस थे, वो फिर दोहराए जा रहे हैं आज के दिन में। तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेते हुए अपने मंत्री, जिनके बेटे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने 2-4 दिन कबल भी इस तरह का बयान दिया था कि हम किसानों के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, उस पर इमीडिएट अरेस्टिंग होनी चाहिए और उनकी भी बर्खास्त करके उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अतिशीघ्र जो यूपी का बीजेपी सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उसको हाउस डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि ये अनार्की की हद हो गई है। किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह का चीज़ बर्दाश्त के लायक नहीं है। लोगों को अपनी बातें रखने की मौके, हिंदुस्तान के अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर आना चाहते हैं, उनकी हवाई जहाज़ को लैंड नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री आके अपने हिंदुस्तान के भाई बहनों से, किसानों से मिल सके, उनके दर्द में शामिल हो सके? तो ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है। हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इमीडिएट एक्शन होना। भी सहयोगी थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पे गाड़ी चला के मर्डर किया है, और साथ ही हम प्रेसिडेंट को अपील करना चाहते हैं कि यूपी सरकार को इमीडिएट बर्खास्त करें। सर एक सवाल और बनता है सर, कल ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ सर, उपचुनाव हुआ 3 सीटों पर, और जो कि तृणमूल कांग्रेस की अच्छी जीत हुई, खुद सीएम ममता बनर्जी इस चुनाव में थी। सर कई जगह पर जो है कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट को नहीं दिया सर, इस पर क्या कहेंगे सर? क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहा है सर आने वाले चुनाव को लेकर के, या ऐसा कुछ?
देखिए ये मुद्दा लोकल स्टेट का मुद्दा है, लेकिन आप गौर करेंगे कि हमें शमशेरगंज में लगभग 40% वोट मिला। हम लोग सिर्फ 10,000 या उस 10,000 के आसपास वोटों से हमारी हार हुई। पूरे मचाई हुई थी, वहाँ पे सिर्फ 10,000 वोट करीब ले आए पे। तो बंगाल के लोग समझ गए हैं कि ये इनकी राजनीति बंगाल के लोगों को पसंद नहीं है और कांग्रेस के तरफ लोगों की निगाहें जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग पब्लिक के बीच में हमेशा रहे हैं। ऑपोजिशन में हम लोग 45 साल लगातार रहे हैं और हम लोग मेहनत करेंगे लोगों के, बंगाल के लोगों के हित में। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं उनके मुद्दों को हम लोग लेके आगे तक लड़ेंगे उसको। सर, चूँकि आप बंगाल दौरा पर आए हैं सर, तो मामला एक सवाल ये भी बनता है सर, जो लास्ट इलेक्शन जो गया है विधानसभा का, जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, 0 सीट पर आ गई सर एक पार्टी सर, एक नेशनल पार्टी जो कि कभी पूरे हिंदुस्तान में राज करती थी और बंगाल में ख़ासतौर पर 0 सीट पर कई जगहों पर इस तरीके का परफॉर्मेंस दिख रहा है सर साथ। और ISF के साथ क्या वो जिम्मेदारी था या मतलब इसके पीछे वो वजह रही होगी, या फिर पार्टी के अंदर कुछ कहीं पर परफॉर्मेंस में मतलब वो कमी आई सर, क्यों आई इसके? देखिए इसका रीज़न बहुत तरह का है, किसी को दोष देना मुनासिब नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के जितने मंत्रीगण थे, MP गण थे, मुख्यमंत्रीगण थे, स्टेट मिनिस्टर से पूरे बंगाल में आके एक इस तरह का माहौल बना दिया कि नफ़रत की माहौल बना दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, कुछ हमारी भी गलतियां हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि 2-4 महीने कबल ही वो स्थिति थी और आज जब हमने बाईपोल का इलेक्शन लड़ा, एक सीट पे हम लड़े, तो हमें 40% वोट मिले वहाँ पे। तो ये एक अच्छा संकेत है और ये बताता है, हमें भी बंगाल की पब्लिक ये बता रही है कि हमें भी बता रही है और लोगों को भी बता रही है कि हम लोग अभी भी कांग्रेस पे भरोसा करते हैं और जब वक्त आएगा तो हम कांग्रेस का ही साथ देंगे। मालदा मुर्शिदाबाद जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था सर, वहाँ पर परफॉर्मेंस दूसरा माहौल बन गया था। यहाँ पे जो मौजूदा केंद्रीय सरकार है, उनके सहयोग से, उनके सहयोगी पूरे नागपुर से लेके दिल्ली से लेके हर तरह के लोग आके लोगों का इतना जहन को कंफ्यूज कर दिया, गुमराह कर दिया, जिसके वजह से बिल्कुल 2 पोल में लोग बट गए, जिसमें हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग किसी एक तबके की बात नहीं करते, हम लोग गरीबों की, मज़दूरों की, युवाओं की, किसानों की बात करते हैं। तो जब माहौल कम्युनल हो जाता है तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नतीजा हम लोग को झेलना पड़ा। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है, आने वाले जो 2024 में दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, इसको लेकर के अलग अलग पार्टी अपने अपने तरफ से दावे कर रही है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के जो MP हैं वो दावे कर रहे थे कि सेंट्रल में अगर कोई मोदी ट्रस्ट जो उन्हें फाइट दे सकता है, तो कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी है, कोई कह रहा है कोई और लीडर है, तो और कांग्रेस पार्टी दावा करे कि राहुल गांधी जी हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर कि BJP को कौन रोक सकता है दिल्ली में? देखिए 24 की बात अभी वक्त है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में एक आदमी, एक शख्स BJP और RSS के ख़िलाफ़ बोलता है, बोलता आ रहा है, बेखौफ बोल रहा है, वो अकेला राहुल गांधी जी हैं। और आप मुझसे ना पूछें, हम तो कांग्रेसी हैं, आप हिंदुस्तान के गांव-गांव में जाइए, सब लोग कहेगा कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी हिंदुस्तान का होना चाहिए। ये गांव और गांव के लोगों की आवाज़ है और हर कोने से यही आवाज़ है। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है सर, क्योंकि आप माइनॉरिटी से आते हैं सर और 4 बार आप सर विधान सर मिनिस्टर भी रहे सर, माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है सर, ख़ास तौर पर कई सारे पार्टीज़ में सर, सेकुलर पार्टी जो के हैं सर, उन पे कम क्यों होता जा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? वो फेजिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी
जो पार्लियामेंट्री अगर हम लोग गौर करें तो बीजेपी की 303 सीटें हैं और उनमें से एक भी नहीं जीत पाना, तो भाई 543 में 303 हटा लीजिए तो बचा ही कितना। उसके बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुनासिब है। अगर इसमें हमारा उसी रेशियो में रहता तो अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन होती। लेकिन ये तो इनका तो मसला ही यही है कि भाई अपने आप को अलग बताने का, और जो इंक्लूसिव नहीं है, जो एंशिएंट कल्चर है उसके विपरीत है। तो बेसिक है, ये दौर होता है, कभी कभी लोगों में कुछ बातें सही समझ में नहीं आती जिसका नतीजा ये हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का आँख खुल गया है और जिसका नतीजा है कि शमशेरगंज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ 10,000 वोट मिले लगभग 2 लाख वोटों में। और जहाँ ममता जी के ख़िलाफ़ उनकी बीजेपी की हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को लड़ाया गया, जिसमें पूरा तंत्र मंत्र संत्र जो भी होता है लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से बहुत मिनिमल वोट मिले उनको। तो लोग, बंगाल के लोग और हिंदुस्तान के लोग भी समझ गए कि ये इनका जो नीति है ये हिंदुस्तान के और बंगाल के लोगों के हित में नहीं है। आने वाले वक्त में क्या लगता है सर, बंगाल में जिस तरीके से 2009 में कांग्रेस और टीएमसी का एक अलायंस बना था सर, वो उस तरीके का वक्त जब वक्त आएगा तभी हम बता पाएंगे। सर बहुत बड़ा वो एक हिस्टोरिकल अलायंस रहा था सर, जिस तरीके से पूरा वो आई एम नॉट उसमें जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सबसे मशवरा करके, यहाँ के लोगों से मशवरा करके वो तय करती है। थैंक यू। बंगाल में सर रेहान जी और भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप लोगों के साथ, जो टीम वर्क है, इनको काम को लेकर के आप किस तरीके से कहना चाहेंगे, किस तरीके? हम तो यही कहेंगे, सिर्फ हमारे कांग्रेस साथियों को नहीं, हम बंगाल के लोगों को कहेंगे कि आप ज़रा अपने पूर्वजों से, अपने जो फादर्स हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उनसे पूछिए कि कांग्रेस का दौर कैसा था और पिछले 45 सालों में क्या हालात हुए बंगाल के। और उससे आपका जो विज़न है वो क्लियर होगा। और हम 45 साल से बंगाल के लोगों के लिए ऑपोजिशन में हमेशा लड़ते रहें, उनकी आवाज़ उठाते रहें, और मुझे यकीन है कि जब तो उनका जो रुझान है हमारे तरफ बेहतर होगा। सर एक बहुत ही ख़ास सवाल ये आ रहा है सर कि कांग्रेस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी सर आपका वक्त ले रहा हूँ सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वो एक नारा लगा रहे थे, एक स्लोगन दे रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत, काफ़ी ज़ोर शोर से ये कोशिश की जा रही थी कि हर जगह से कांग्रेस को ख़त्म किया जाए। आज जो देखा जा रहा है, कई सारे जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लीडर्स को तोड़कर, जैसे गोवा में देखा गया, कई जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। असम से भी सर जो है आपकी जो एक लीडर शामिल हुई और बंगाल से राज्यसभा की मेंबर चुनी गई। क्या लगता है सर, ये इस तरीके का जो डाउनफॉल जो आ रहा है, बार बार कांग्रेस में इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा सर? क्या ऐसे आप तो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। आपने गोवा की बात की, आसाम की बात की, आप बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी के एम के दूसरे पार्टी में चली गई, बीजेपी के कई एमएलए बीजेपी छोड़ के दूसरे पार्टी में चली गई, तो उनका तो और बड़ा नुकसान है। उनके तो सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपीज़ जा रहे हैं और कई कतार में। आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं जो हमारे एक्स बीजेपी से बीजेपी के सवाल करेंगे। हाँ, सर आप तो सर, हम बता रहे हैं कि उनकी स्थिति हमसे बहुत बदतर है और बदतर होने वाली है, और हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, और जो जाते हैं तो दे हैव देयर राइट टू लीव, नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किशनगंज बिहार से। जावेद सर ने हमारे जो तमाम जो सवालात थे, जो भी तमाम सवालातों का बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी अच्छी तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट्स के लिए मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।